Hey guys, this is Roshan and welcome back to your own YouTube channel रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? अभी तक हम लोग 3 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और आगे हैं अगले चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, यानी कि 1945 के बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और यूरोप के पास 2 क्वेश्चन था, ठीक है, कि वो रिवेंज ले या फिर एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ग्रोथ को देख। मतलब हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा किसी को तबाह हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो यूरोप को हुआ था। इसलिए यूरोप अब सोच रहा था कि वो क्या करे, अपने कंट्रीज़ को, अपने कॉन्टिनेंट को ग्रोथ करे, ठीक है। तो देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बोर्ड्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखना है कि इसका फॉर्मेशन ट्रीटी ऑफ maastricht साइन करने के बाद होता है, ठीक है। लेकिन 1945 में क्या होता है, 1945 में यूएस के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाता है यूरोप को, ताकि वो क्या करे, उसके इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। और ठीक ऐसा ही होता है, यूरोप का इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होने लगता है और इस प्लान को मार्शल प्लान कहते हैं। 1948 में मार्शल प्लान के अंदर ही ओईईसी का फॉर्मेशन होता है, ताकि ट्रेड में कोऑपरेशन हो और इकोनॉमिक इशू ना आए। नेक्स्ट देखते हैं कि 1949 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक का कोऑपरेशन तो हो गया था लेकिन पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए द काउंसिल ऑफ यूरोप का फॉर्मेशन होता है। और यही जब सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप होने लगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, और धीरे धीरे अच्छे से जब फॉर्मेशन होने लगा तो एक नया चीज़ बनाया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और पॉलिटिकल डायमेंशन को फर्दर वाइडन करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया। और फाइनली देखते हैं कि जब सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स हो जाता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ maastricht, और ये 7 फरवरी 1992 को साइन किया जाता है। जब ये सब चीज़ हो जाता है, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है, तब एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स के लिए भी एक संगठन बनाया जाता है और सिंगल करेंसी वहाँ पे फॉलो होता है। और आप लोग को पता होगा वहाँ का करेंसी क्या है, यूरो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मार्शल प्लान, ठीक है। मार्शल प्लान क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्या है, फाइनेंशियल हेल्प था यूएस के द्वारा। सेकेंड लिखेंगे ओईईसी, ये क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक संगठन बनाया गया और इसको 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1949 में द काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया जाता है, ताकि पॉलिटिकल कोऑपरेशन अच्छा से हो और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और अच्छा से बनाया जाए, अच्छे से किया जाए, उसके लिए एक नया संगठन का फॉर्मेशन होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये 1957 में बनता है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल डायमेंशन को वाइडन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली maastricht ट्रीटी का साइन करने के बाद 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो यूरोप था, अभी देखिए पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, तो इस तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम बाय टाइम क्या हुआ कि यूरोप एक इकोनॉमिक यूनियन से धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा था एक पॉलिटिकल यूनियन में, ठीक है। ये कहने का क्या मतलब है, देखते हैं अच्छे से। बोर्ड्स में सेम यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स का, हाउ EU हैज इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे EU जो था, ठीक है, वो एक नेशन स्टेट के रूप में उभरने लगा, एक कॉन्टिनेंट के रूप में नहीं, ठीक है। या बोल सकते हैं कि एक सिंगल कंट्री नहीं, बल्कि सारे कंट्री मिलकर एक नेशन स्टेट के रूप में उभरने लगा। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है, लेकिन इसका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, और इसका फाउंडिंग डेट है 7 फरवरी 1992, आप लोग को याद दिला देते हैं। और इसका अपना करेंसी भी है यूरो, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं तो EU का अपना कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी भी है और सिक्योरिटी पॉलिसी है, ताकि वो दूसरे कंट्री के साथ डील कर सके। नेक्स्ट देखते हैं तो EU हैज आल्सो एक्सपेंडेड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन स्पेशली विद द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक, यानी कि जो पहले के सोवियत ब्लॉक थे, सोवियत जो कि अब यूरोपियन यूनियन के अंदर में आ गए, उनसे भी अच्छा से कोऑपरेशन करने के लिए EU क्या किया है, अपने एरिया को वाइडन किया है। तो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक था लेकिन अब ये पॉलिटिकल पावर में बनने लगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका अपना एंथम है, फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, ये एक नेशन स्टेट के रूप में काम कर रहा है, इसका अपना फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, ताकि दूसरे कंट्री से डील कर सके। ये जो भी सोवियत ब्लॉक से कुछ कंट्रीज जो फ्रीडम मिला
आज़ाद हुए वो अब ईयू के अंदर आते हैं और उन पे कॉपरेशन किनका रहता है, ईयू का रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर देखते हैं तो यहाँ पे है ईयू का पावर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर, या कह सकते हो 3 पिलर्स ऑफ ईयू। और बोर्ड्स में यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे 6 मार्क्स का, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे ईयू एज इकोनॉमिक पावर। अगर बात करें तो दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी किसका है, ईयू का है आफ्टर यूएस, और इसका जीडीपी कितना है, $17 ट्रिलियन 2016 में ही था, और अभी तो 2020 चल रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया होगा। और आप लोग से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडिया का जीडीपी कितना ट्रिलियन है, आप बताइए। नहीं देखते, इसका जो करेंसी यूरो है ये एक थ्रेट है, एक संकट है, मुसीबत है यूएस डॉलर के लिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि प्रेजेंट में यूएस डॉलर का अगर रुपीज़ में देखा वैल्यू जाए तो ऑलमोस्ट 74 रुपीज़ आता है, लेकिन अगर यूरो का बात किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 84 का आता है। तो आप लोग देख लीजिए ये थ्रेट है कि नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें ईयू का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है, यूएस से भी ज़्यादा, और इसके कारण इसको बहुत बार यूएस और चाइना से भी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर बात करें इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का तो ये भी पूरे एशिया और अफ्रीका में भी देखा जाता है, सिर्फ यूरोप पर तक, सिर्फ यूरोप में ही इसका सीमित नहीं है, यानी कि अलग अलग कंट्री में भी इसका इन्फ्लुएंस दिखता है। एक बार इकोनॉमिक पावर को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि जीडीपी जो था इसका $17 ट्रिलियन था, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, इसका जो यूरो करेंसी है एक थ्रेट है यूएस डॉलर के लिए, वर्ल्ड ट्रेड में भी इसका सबसे ज़्यादा शेयर है यूएस और चाइना से भी ज़्यादा, इसलिए इसके कारण इसको कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, और इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ यूरोप में ही सीमित ना रहकर बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी दिखता है। नेक्स्ट, ईयू एज पॉलिटिकल पावर। देखिए ईयू में कुछ ऐसे कंट्रीज है लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये परमानेंट मेंबर है यूएन के, परमानेंट सीट्स अवेलेबल है। और आप लोगों को पता होगा जिन कंट्रीज के पास परमानेंट सीट अवेलेबल होता है उनके पास वीटो पावर भी होता है, ठीक है। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे परमानेंट सीट होल्ड करता है ईयू का कुछ कंट्रीज। इवन कुछ सेवरल कंट्रीज है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी के, और यही सब चीज़ ईयू को इनेबल करता है अपने पावर को इन्फ्लुएंस करने का, और दूसरे कंट्री, दूसरे बड़े कंट्रीज के ऊपर अपने पॉलिसी का इन्फ्लुएंस दिखाने का। जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर जो यूएस का पोजीशन है उसको काटते हुए यूरोप का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन हैज बीन इफेक्टिव इन द केस ऑफ चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जानते हैं हम लोग कि चाइना कितना ज़्यादा वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को, इवन लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का तो नाम ही मत पूछो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखा गया कि ईयू का, ठीक है, ईयू का बहुत ही ज़्यादा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा या बोल सकते हो प्रेशर रहा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉलिटिकल पावर में कि कुछ कंट्रीज है लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन परमानेंट होल्ड सीट करते हैं, कुछ कंट्रीज है जो नॉन परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। इसके कारण ईयू का पॉलिटिकल पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि यूएस के पॉलिसी तक को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। और इसका जो डिप्लोमेसी है इतना इफेक्टिव है तो देखा गया है कि चाइना के ह्यूमन राइट वायोलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा नेगोशिएशन हुआ। लास्ट पिलर है मिलिट्री पावर। इसका मिलिट्री पावर क्या बोले, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ईयू का जो मेंबर है फ्रांस ब्रिटेन जो कि परमानेंट होल्ड सीट करते हैं, इनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है, ऑलमोस्ट 550 न्यूक्लियर वारहेड्स है, और ये दुनिया का सबसे मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। और वहीं पे देखा जाए इट इज़ वेरी सुपरनेचुरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज एबल टू इंटरवेन एनीवेयर। इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना इन्फ्लुएंस है इसका कि दुनिया में कहीं पे भी इंटरवेन कर सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मिलिट्री पावर। सबसे पहले लिखेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में इसका कंबाइंड फोर्स। बात करें फ्रांस और ब्रिटेन का, जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, न्यूक्लियर वारहेड्स कितना है 550। ईयू इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन, या बोल सकते हो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और लास्ट है ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है कि कहीं पे भी ये इंटरवेन कर सकता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ही। तो देखते हैं क्या है लिमिटेशन। ब्रिटेन भी कहाँ आता है, ईयू के अंदर ही आता है। जो उनके पीएम थे मार्गरेट थैचर, वो यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखे। वहीं पे देखिए सेकेंड लिमिटेशन, डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों जो कंट्री था मास्टर ट्रीटी को साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि हम यूरो को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे।
तो ये सब जो कुछ लिमिटेशन है ईयू का, इसको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों पे अलाउ नहीं करता है। फॉरेन रिलेशन हो चाहे डिफेंस हो, कभी कभी तकलीफें आ जाती है या फिर परेशानियां आ जाती है डिसीजन लेने में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंजॉय करना है कर दो, बस कर दो यार, बाय बाय।